गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे डिस्कस फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज की बात करें तो फॉर्मल चार्ज किसी भी लेविस स्ट्रक्चर का जो डिफाइन करना होता है किसी भी एटम का, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम का, उसमें से हम जो लोन पेयर्स होते हैं उन्हें माइनस करते हैं, फिर माइनस जो टोटल बॉन्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें माइनस करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर ओजोन हमने ले लिया। ओजोन का फार्मूला O3 होता है। ओजोन मालिक्यूल्स हमने लिया है, उसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, जिसको ऊपर वाले ऑक्सीजन को हम 1 मानते हैं और बाकी जो 2 अदर्स हैं उन्हें हम सेकेंड एंड थर्ड ऑक्सीजन एटम्स मानते हैं। अगर आपको फर्स्ट ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज डिफाइन करना है तो ऑक्सीजन का फार्मूला हमने आपको बताया, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर्स माइनस 1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो उसकी वैलेंसी 6 होती है और फर्स्ट ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो 6 - 2 माइनस 1/2। अब जो बॉन्ड, ये टोटल 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पर टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि 1 बॉन्ड में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो टोटल 3 बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मल चार्ज की वैल्यू आती है वो +1 आती है। सेकेंड ऑक्सीजन की बात करें, फिर से वही ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स -4 माइनस 1/2 और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। अब यहाँ पर ये केवल 2 बॉन्ड का ही फॉर्मेशन कर रहा है, तो 2 बॉन्ड में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसे सॉल्व करने पर फॉर्मल चार्ज जो आएगा वो 0 आएगा। और जो थर्ड ऑक्सीजन है उसकी बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। नंबर ऑफ लोन पेयर्स की बात करें तो बेटा देखो इसमें 6 लोन पेयर्स हैं। 1 लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 3 लोन पेयर होता है, तो 1 लोन पेयर का आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 - 6 - 1/2। अब ये केवल सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये -1 चार्ज शो करेगा। तो इससे हमें ये जो है इनके चार्ज भी पता चल जाते हैं। तो फर्स्ट ऑक्सीजन का देखो +1 आया था, तो उसमें +1 चार्ज है, और सेकेंड ऑक्सीजन पे 0 था तो कोई चार्ज नहीं, और थर्ड वाले ऑक्सीजन पे -1 आया तो -1 चार्ज हो गया। तो ऐसे हम जो है इस ओजोन को रेजोनेंस स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बताते हैं उसके। तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, जनरली द लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर इज वन ऑफ विद द स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज ऑफ द एटम। जिसकी फॉर्मल चार्ज सबसे कम होगी उसकी लो एनर्जी जो होगी सबसे कम होगी। द फॉर्मल चार्ज इज ए फैक्टर बेस्ड ऑन प्योर कोवैलेंट व्यू बॉन्डिंग इन विच इलेक्ट्रॉन एंड आर शेयर्ड इक्वली बाय नेबरिंग एटम। तो यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो भी इसमें देखते हैं हम, तो कोवैलेंट बॉन्ड का इसमें फॉर्मेशन हो रहा है। अब लिमिटेशन क्या है ऑक्टेट रूल का? अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि जो न्यूलैंड थे उन्होंने ऑक्टेट रूल को बताया था, और उन्होंने एक म्यूजिकल थीम पे एलिमेंट्स की पोजीशन बताई थी जो केवल सेकेंड पीरियड तक ही एलिमेंट के लागू हो रहे थे। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन भी हैं। अब ये जो है 3 टाइप के जो है इसमें एक्सेप्शन होते हैं। फर्स्ट है इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, सेकंड है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, थर्ड है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अगर हम बात करें द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, तो जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं 8 से। हमने बताया ना कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए सेंट्रल एटम के पास, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे LiCl, BeH2, BCl3। अब यहाँ पर हम Li सेंट्रल एटम माने तो इसके पास क्या टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे हैं। बेरिलियम की माने तो इसके पास भी नहीं हो रहा है। BCl3 में बोरॉन की माने तो इसके पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। अब यहाँ पर हम वैलेंसीज की बात करते हैं, तो लिथियम की +1 वैलेंसी होती है,
बेरिलियम की +2 होती है, बोरॉन का +3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे AlCl3 हो गया, BF3 हो गया, तो ये भी जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल होते हैं। सेकेंड है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, वो क्या होते हैं, ऑड नंबर के फॉर्मेशन में होते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड देख लो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देख लो, तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑड फॉर्मेशन में होते हैं। तो थर्ड है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट मीन्स होता है कि जब ऑर्बिटल के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाए। यहाँ पर ऑक्टेट रूल के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन ये 8 इलेक्ट्रॉन से जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने लगें तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्सपैंड कर जाता है ऑक्टेट रूल को। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे PF5, SF6, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। अब यहाँ पर आप देख लो, PF5 के पास अगर फास्फोरस की बात करें तो टोटल फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। SF6 में सल्फ़र के पास 12 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, H2SO4 में सल्फ़र के पास भी 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो ये क्या करता है कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, ऑक्टेट रूल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो ये एक्सपैंड कर जाता है। तो यहाँ पर 3 रूल आपको हमने दिखाया। ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन क्या है, 3 है। फर्स्ट है इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स और द एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स के फिगर्स या फिर डायग्राम बना कर के भेजना है जो जिनमें ये तीनों रूल तीनों चीज़ें फॉलो हो रही हों। जैसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम के कुछ अदर्स एग्जाम्पल्स आप बना कर दिखाओ, और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के कुछ अदर एग्जाम्पल्स बना कर दिखाइए, और कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स दिखाइए जो एक्सपेंडेड हो जाएं ऑक्टेट रूल से। फिर उसके बाद हम कुछ सल्फ़र की बात करते हैं। तो जैसे सल्फ़र का हमने आपको बताया कि वहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो बहुत सारे सल्फ़र ऐसे भी हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं, या फिर करते भी हैं तो उनका वैलेंसी जो है डिफरेंट होता है। तो जैसे अगर हम बात करें सल्फ़र डाइक्लोराइड का, तो यहाँ पर देखिए आप सल्फ़र जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फ़र की वैलेंसी जो होती है वो क्या हो जाती है, +2 चार्ज हो जाता है। कुछ ड्रॉबैक्स हैं ऑक्टेट थ्योरी के। फर्स्ट है इट इज़ क्लियर दैट ऑक्टेट रूल इज़ बेस्ड अपॉन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। ये जो है बिल्कुल क्लियर ही होता है, लेकिन इनर्टनेस होती है नोबल गैसेस के लिए। कुछ नोबल गैसेस होते हैं, जैसे जेनॉन और क्रिप्टॉन की बात करें तो ये कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, तो फॉर्मेशन करते हैं कंपाउंड का HCF2, KrF2, XuOF2। सेकेंड पॉइंट है दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये थ्योरी जो है एप्लीकेबल नहीं होता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। थर्ड रूल की बात करें, थर्ड ड्रॉबैक क्या था, तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। और ये क्या होता है, टोटली साइलेंट होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का। हमने आपको एक तरीका बताया था आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड पहचानने का, कि अगर दोनों एलिमेंट्स क्या हों, नॉन मेटल्स हो तो वहाँ पर, या फिर दोनों एलिमेंट्स क्या हो, मेटल्स हो, तो वहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और अगर मेटल और नॉन मेटल है, एक एलिमेंट मेटल है एक एलिमेंट नॉन मेटल है, तो वहाँ पर आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम कोसल लीविस ट्रीटमेंट के द्वारा जो है आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें क्या होता है कि द इजी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फ्रॉम रिप्रेजेंट न्यूट्रल एटम। हम जो है फॉर्मेशन करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से एक न्यूट्रल एटम का, फिर अरेंजमेंट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव आयन सॉलिड में कैसे होता है, और फिर उसका जो है क्रिस्टलाइन कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मेटल का, तो मेटल को जब आप हीट करोगे तो वो मेटल प्लस आयन, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, रिमूव किया इलेक्ट्रॉन को, तो मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर यही हम किसी हैलाइड आयन में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो फिर वहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है। और जब इसी
जिस मेटल से आपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया था और जिस हैलाइड आयन से आपने इलेक्ट्रॉन को गेन किया था, उन दोनों का आप अगर कॉम्बिनेशन बनाते हो, रिएक्शन कराते हो, तो वहाँ पर एक न्यूट्रल कंपाउंड का, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे M+ गैसियस फॉर्म में है, X- गैसियस फॉर्म में है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कराते हो आप, रिएक्शन कराओगे, तो यहाँ पर एक Mx सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करें तो इसे हम डेल्टा EgH से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें किसी गैस फेज में किसी एटम का, तो ग्राउंड स्टेट जो होता है वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, और जो ये प्रोसेस होता है इसे हम जो है एक्सोथर्मिक या फिर इंडोथर्मिक बोलते हैं। और जो आयोनाइजेशन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो ये निगेटिव ऑफ एनर्जी चेंज करता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। अब यहाँ पर आपको मैं कुछ पॉइंट्स दिए हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड मोर ईजली, आयनिक बॉन्ड्स को मोर ईजली फॉर्म कर सकते हैं बिटवीन एलिमेंट्स कंपैरेटिवली लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड एलिमेंट्स विद कंपैरेटिवली हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो दोनों एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, लेकिन फिर भी वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो यहाँ पर जैसे आपका अमोनियम आयन हो गया, अमोनियम NH4+ आयन जो है, दोनों नॉन मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो है आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये एक एक्सेप्शनल केस होता है। यहाँ पर आपको सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिया है, जिसको हम लोग रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि इंथैल्पी, जैसे आप सोडियम आयन की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो इंथैल्पी होगी वो चेंज होगी। क्लोरीन माइनस आयन की बात करेंगे तो उसकी इंथैल्पी -348.7 किलो जूल पर मोल होगा। लेकिन जब हम इनका कंपनसेट कराते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन कराते हैं, तो सॉल्ट बनता है, NaCl सॉलिड बनता है, जिसकी एनर्जी -788 किलो जूल पर मोल होती है। तो ये एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। जब ज़्यादा एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा। कुछ पॉइंट है, जैसे दस ए क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज प्रोवाइडेड बाय इट्स एंथैल्पी बाय लैटिस फॉर्मेशन। तो यहाँ पर लैटिस फॉर्मेशन होता है, सिंपली अचीव ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द आयनिक स्पीसीज इन गैसियस स्टेट। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने ये देखा था कि जो एलिमेंट्स और एटम्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, आयंस के फॉर्म में जब होते हैं, लेकिन जब उनका कॉम्बिनेशन कराते हैं तो वो फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को अगर हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं लैटिस फॉर्मेशन। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी लैटिस एंथैल्पी नेक्स्ट टर्म पे मैं कराऊंगा आपको। इसमें कोई अगर आपको डाउट हो तो आप उसको पूछिए और क्वेश्चन सारे सॉल्व करिए। ठीक है, आज इतना ही।